अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत की तलातुम खेज़ी की बात करेंगे जो कि कभी थमने का नाम नहीं लेती। एक तो सियासत का कारज़ार वैसे ही बहुत गर्म है, उस पर सियासतदानों की शोला बयानी, ऐसे बयानात जो कि लोहे को मज़ीद गर्म कर देते हैं और उस पर फिर चोट लगानी पड़ती है। इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, क्यों अमल में आई, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चली जिसके बाद उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी, इस पर अब तो एक टीम मुकर्रर कर दी गई है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इस गिरफ्तारी को लेके मुल्क में एक लंबी बहस का सिलसिला जारी है और दोनों तरफ अपने अपने हक में दलाइल दिए जा रहे हैं। इस मामले के फ़िरक़ैन भी बहुत से हैं, लेकिन इसको एक बड़ी गिरफ्तारी इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब के हरावल दस्ते में शामिल हैं, बल्कि वो फ्रंट लाइन वॉरियर समझे जाते हैं इमरान खान साहब के, जो कि बात करने के बाद शायद सोचते हों, उससे पहले नहीं सोचते। इस गिरफ्तारी और उसके बाद इसके अलावा जो दीगर गिरफ्तारियां भी हुई हैं वो तो खैर हम प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका नक्शा सेठी साहब ने सारी सिचुएशन का कब खींचा और क्या कहा वो सुनेंगे। खान साहब को भगाया जाएगा, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी इधर कभी उधर, जो वही सिलसिला होगा जो कि खान साहब ने नैब के जरिए और FIA के जरिए उस वक्त की ऑपोजिशन को किया था। लोगों को जेलों में डाल रहे थे, बेलें हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और सारा वक्त यही अफरा तफरी खान साहब ने की हुई थी। अब ये हुकूमत की कोशिश होगी कि PTI के ऊपर भी वो उसी किस्म के अफरा तफरी क्रिएट की जाए कि भागो भागो, और इसमें ऐन मुमकिन है कि खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाए किसी न किसी सिचुएशन में। अगर खान साहब अब कोई बड़ी अग्रेसिव फिजा बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट बड़ी टफ होगी। अब गवर्नमेंट को बड़ी अब सिग्नल मिल गया है कि गो पड़ जाओ। अच्छा, सिग्नल मिल गया है और एग्रेसिव होगी गवर्नमेंट। इमरान खान साहब ने तो शायद वाटर टेस्ट करने के लिए शहबाज गिल साहब को आगे किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये स्क्रिप्टेड था। एक तो आप कहिएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसी के कहने पर शहबाज गिल साहब ने ऐसा किया, स्क्रिप्टेड पढ़ा, ये मामला क्या है, जो हुआ ऐसा होना चाहिए था या नहीं, ये गिरफ्तारी बनती थी या नहीं सेठी साहब? देखिए 4-5 इसमें इश्यूज हैं। तो पहले तो जो आपने सवाल पूछा कि गिरफ्तारी बनती थी या नहीं बनती थी, या ये स्क्रिप्टेड था या नहीं स्क्रिप्टेड था। अब देखिए, अगर तो ये स्क्रिप्टेड था तो बड़ी सोच समझी स्क्रिप्ट है, मगर ये कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। पहले दिन से जब से खान साहब बाहर आए और जनरल बाजवा को अटैक कर रहे हैं और इनके ट्रोल्स जो हैं वो जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं, और एक स्टेज पे 4-5 जनरलों को टारगेट किया और फिर एक चुन चुन के भी किया। तो अब सिचुएशन ये है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी आज से नहीं, मेरा ख्याल है कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं ये चल रही है। और उसका मकसद एक ही था कि किसी तरीके के साथ, आपने पहले देखा कि रिटायर्ड फौजियों की तरफ से बड़े सख्त बयान आने शुरू हो गए, फिर एक पूरी कैंपेन चली ब्रिगेडियर्स की वीडियोस के ऊपर, जो उनकी वीडियोस लेके कि हम सपोर्ट करते हैं इमरान को, हम सपोर्ट करते हैं इमरान को। फिर आपको पता है कि खबरें ये चली कि अफसरों ने, जनरल बाजवा ने उनको एड्रेस किया है इनफॉर्मली, और उनके बहुत सख्त सवाल थे और फिर उन्होंने उसके जवाब दिए कि किस मुश्किल के हालात में उन्होंने इमरान खान साहब को निभाया है, एंड सो ऑन एंड सो। तो ये कुछ अरसे से ये चल रही थी बात कि किसी तरीके के साथ अब बाजवा साहब के खिलाफ फौज के अंदर एक महाज तैयार किया जाए। और कोशिश उनकी पहले यही थी कि सीनियर अफसरों में हो, मगर वो होता नहीं है, इतना आसान भी नहीं होता, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। मगर लोअर रैंक्स के जहां से ये फीडबैक मिलती है अपर रैंक्स को, कर्नल लेवल से ऊपर जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं COs की, वो रिपोर्ट्स जाती हैं ऊपर, और उसमें बेचैनी पैदा करने की कोशिश की गई। और थ्रू आउट ये होता रहा कि जी सारी मिलिट्री फैमिलीज जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, जुडिशल फैमिलीज जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, सो ऑन एंड सो। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो कुछ अरसे से ये चल रहा था। मगर पहले ये था कि बाजवा साहब के खिलाफ नाम लेके हो रहा था जी। अब बाजवा साहब का नाम नहीं लिया जा रहा है, ये रिसेंट जो कैंपेन चली है, मगर बात वही है कि किसी तरीके के साथ प्रेशर डाला जाए बाजवा साहब के ऊपर और उनके चंद साथियों के ऊपर कि वो न्यूट्रल ना रहें और वो इमरान खान का साथ दें।
अच्छा, मगर इस स्टेज पे मेरा ख्याल है ये जिसे कहते हैं ना, जो रेड लाइंस होती हैं, पहले भी बहुत सी रेड लाइंस क्रॉस हुई, जिसकी वजह से आपने देखा फिर जीएसयू की तरफ से रिटायर्ड अफसरों को भी समझाया गया अपने जी तरीके के कि जी आप ये काम मत करें। जी। दिस इज ये बदनवानी, बेचैनी फैल रही है, बदनवानी है, ये ना करें ऐसे। और फिर हिंदुस्तान की तरफ से ये बयानबाजी आनी शुरू हो गई, उनके अपने जो तबसरे थे कि हमने 70 साल में पाकिस्तान फौज के डिसिप्लिन को खराब करने की बड़ी कोशिश की, बगावतें करने की बड़ी कोशिश की, उनको नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की, मगर अब तो हमें करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम 70 साल में नहीं कर सके। तो ये तो एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी, सियासी स्ट्रेटजी थी। खान साहब का ये ख्याल था कि मेरा बड़ा सपोर्ट है, और मैं जब बाजवा साहब के खिलाफ एक महाज बनाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता इनके जो सतून है बाजवा साहब के, वो गिरते जाएंगे, और ये अंडर प्रेशर आके या खुद घर चले जाएंगे, या ये मेरी मेरी तरफ टिल्ट करेंगे। तो अब ये जो गिल साहब ने जो काम किया है, ये मेरा ख्याल है ये आखिरी रेड लाइन थी। ये रेड लाइन क्या, रेड बैरियर था। जी। जिस तरीके से उन्होंने आखिर में अपने वो लंबा चौड़ी जो उन्होंने बातें की पहले, उसमें आखिर में आके जो 2-3 मिनट में जो उन्होंने बात की, उससे तो मतलब है कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। इवन पीटीआई वाले इनकार नहीं कर सकते कि बिल्कुल कोशिश की गई कि फौज के अंदर लीडरशिप के खिलाफ बगावत की जाए। अच्छा। और उस बगावत, ये तो मैंने 70 साल में, 50 साल तो मुझे हो गए हैं, 45 साल हो गए हैं मीडिया और तबसरा करते और पाकिस्तान की तारीख के ऊपर कड़ी नजर रखते, मगर ये ऐसी बातें मैंने कभी सुनी नहीं। जी। तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हर किस्म के जो बैरियर्स थे इन्होंने तोड़ दिए, और एक्चुअली बगावत कराने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की है कि किसी तरीके के साथ। हम सुनते थे पहले, आयशा, जी। कि अफ्रीका के अंदर कर्नल कूज होते हैं। हम्म। हमारे बारे में ये कहा जाता था, हर जगह पे हर किताब में यही लिखा है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड है कि यहाँ इंटरनल कू नहीं होता। यहाँ आर्मी चीफ ही कू कैरी करता है, और वो अपने लोगों के खिलाफ नहीं करता, वो हुकूमत, सिविलियन हुकूमत के खिलाफ करता है। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जी। मगर अफ्रीका के अंदर तो कर्नल जो है वो अपने जर्नैलों के खिलाफ कूच कर देते रहे, और कर्नल्स जो है वो कुत्तों के खिलाफ कू कर देते रहे। तो कू विद इन कू होते रहे वहां। जी। तो इसलिए हमारे बारे में ये कहा जाता था ऐसे नहीं है। मगर ये जिस किस्म की ये बातें कर रहे थे, ये तो बिल्कुल वहां पहुंचे हुए थे कहीं, जहां के वो खुद उन्होंने ये बात कही। मैं सुन रहा था कि जी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन एंड मेजर एंड ब्रिगेडियर एंड जनरल तक वो नहीं गए, नाम नहीं लिया, मगर ब्रिगेडियर्स तक तो आ गए थे नाम लेते लेते, कि आपको अगर इलीगल ऑर्डर्स, आपको ऑर्डर किया जाए तो आप उसको मत ओबे करें बिकॉज इट्स इलीगल, और आप अवाम के साथ या हमारे साथ खड़े हों बिकॉज हम अवाम है और अवाम में हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो जी। मतलब इस किस्म की वो बात कर रहे थे। अब भी इस किस्म की बात तो छोड़े, इससे बहुत कम बातों के लिए आइन के अंदर एक इत्तेफाक से, एक कंसेंसस से कुछ क्लॉजेस डाले गए हैं जो कि तारीख 1973 के बाद वहां उस वक्त डाले गए थे। उससे पहले के भी आ रहे थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाली में भी आ रहे थे, उसके बाद 73 में भी वो डाले गए, और उसके बाद उनको अगर अमेंड कुछ हुए कुछ नहीं हुए। तो अभी सूरत हाल ये है कि ये आइन के अंदर बहुत से ऐसे कानून हैं जो इस किस्म की चीज को के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है, जी। और जगह पे भी ऐसे ही है। और जो इस किस्म की कोई अगर बगावत करने की कोशिश करता है या उसको कोई उकसाता है, खा वो सिविलियन हो या वो मिलिट्री वाले हो, तो आम तौर पे बड़े सख्त कानून हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक तो है। अब मैं समझता हूँ कि इन कानून की मौजूदगी में इस किस्म की बात करना, बहुत कम लोग होंगे इवन पीटीआई के अंदर जो दिल की सच्चाइयों से ये कहें कि गिल साहब ने कोई बहुत बड़ा बैरियर, रेड बैरियर तोड़ा है। सब मानेंगे इस बात को कि बहुत नाजायज बातें की हैं और हाथ से बाहर ही चले गए थे। स्क्रिप्ट की अच्छा, अब बुनत, जब सेठी साहब आपको लगता है स्क्रिप्ट की बुनत से जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो पहले से तयशुदा नहीं था, प्लान नहीं था, ये एक्सटेम्पोर था, फिलबदी उन्होंने बोला, या प्लान लगता है आपको वह? देखिए, मुझे नहीं पता प्लान था कि नहीं था। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ इसकी जो शिद्दत है वो और बढ़ा दी उन्होंने, इसको वॉल्यूम इसका अप कर दिया है। ये कब कुछ अरसे से ये बगावत
पहले वो आर्मी चीफ के खिलाफ की कोशिश हो रही थी कि उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, यहाँ तक कि उनके जो बगावत का क्या मतलब है, ये मतलब तो नहीं है कि उनको पकड़ के गन के आगे रखे और घर भेज दें। जी। वो ये है कि इनको घेरे और इनको कहे छोड़े ये काम, यही है ना हम्म। बगावत। कि आप उनके ऑर्डर्स हैं कि आप ये करें, आप कहें जी हम नहीं मानते आपके ऑर्डर, हम्म। आप जो है अपने ऑर्डर्स को चेंज करें, हम नहीं मानते, यही होता है और क्या होता है बगावत। अच्छा। तो इसलिए तो ये एक पहलू है बगावत का। दूसरा बगावत का तो पहलू ये है ना कि बंदूक लेके आ गए और हम्म। आपको ठाठा कर दिया और आपको निकाल दिया, वो और बात। हम्म। यहाँ तो मेरा ख्याल है उस किस्म की बात नहीं थी, मगर ये डेफिनेटली था कि बाजवा साहब और ये जो आर्मी की इस वक्त क़यादत है, जो न्यूट्रल हो चुकी है, उसके ऊपर इस हद तक उसको अंडर कॉर्नर किया जाए उसको, कि हम्म। वो अब मजबूर हो जाए अंडर प्रेशर ऑफ हम्म। विद इन द आर्मी, कि हम्म। उनके जो ऑर्डर्स हैं वो उनके लोग ना माने, जिसकी वजह से बदनवानी हो, बेचैनी हो, अनारकी हो, ठीक और है। फिर कुछ नए रास्ते निकले बीच में से। ओके सर। तो ये तो हाँ, लेकिन आपकी बात से कनेक्ट करते हुए मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा ये नई बात नहीं है। एक चैनल जो कि जिसके सहाफ़ी भी मुकदमे में नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी हो रही है, उनमें से एक पेशावर से रवाना भी हो गए बैरून मुल्क, और एक हेड ऑफ़ न्यूज़ की अरेस्ट भी अमल में आई है। ये नया सिलसिला नहीं है, और उसके बाद एकदम से इतनी शिद्दत, ये सिग्नल की वजह से हुआ ऐसा, ये हुकूमत अपने ओन पे कर रही है? देखिए, मैंने पहले भी जो आपने मेरा क्लिप सुनाया, मैंने आखिर में ये कहा था कि उन्हें सिग्नल मिल गया गो। देखिए, अच्छा। अभी तक की सिचुएशन ये थी हम्म। कि इस हुकूमत का तो इमरान खान के साथ कोई प्यार नहीं है। हम्म। वो तो पहले दिन से राना कह रहा है मैं गिरफ्तार करना चाहता हूँ, मैं क्रैकडाउन करना चाहता हूँ, मगर उससे पहले ये हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सिग्नल था हम्म। कि देखिए अब आप, हम न्यूट्रल हैं, हम जो मर्जी चाहे कर लें, मगर उसका जो जो भी उसके ब्लो बैक होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो नतीजे निकलेंगे, वो सारे आपकी जिम्मेदारी में है। हमें आप मत पूछिएगा, जो आपने कानूनी तौर पे करना है आप कर लीजिए। मगर ये हुकूमत इतनी कमजोर है, और थी और है, कि ये समझते हैं कि नहीं, हर बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के करनी है। हम किसी सूरत में भी एस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करना चाहते। अच्छा। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने 3 दफा भुगत के देख लिया है कि छोटी मोटी बात भी जब एस्टेब्लिशमेंट को आप नाराज कर देते हैं तो बड़ा खतरनाक नताज निकलते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा तो अ, मुल्क से बाहर बैठना पड़ा उनको। जी। जी। और बड़े बड़े लोगों को जेलें जेलें में हम्म। डालना, जेलें देखनी पड़ी। तो क्या जी। था? कोई ज्यादा लंबे चौड़े इश्यूज तो नहीं थे, कोई गाली गलौज तो नहीं थी, कोई बगावत तो नहीं करने की कोशिश की थी हम्म। फौज के अंदर नून लीग ने। और कुछ इश्यूज के ऊपर कुछ इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी हमें सूट नहीं करते, आप जाइए घर। तो जी। खान साहब के साथ भी उनके हालात जो है लीडरशिप के, वो खराब होने शुरू हो गए थे पिछले साल, अच्छा। और हम सब कहते रह गए थे। हम्म। और नून लीग बड़ी खुश थी कि लो जी मजा आ गया। हम्म। इसीलिए आपको याद होगा जब एक्सटेंशन की बात आई तो नून लीग वाले फौरन लाइन अप कर गए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इस वक्त असी नहीं ना कर सकते। वेरी तो राइट। हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता हम्म। आपने अपना पावर जो है उसको हम्म। बढ़ाना है, मगर एकदम आप नहीं कर सकते। हम्म। और उनके लिए हालात भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है। और अब मैं समझता हूँ कि खान साहब ने सोचा कि भाई अब एस्टेब्लिशमेंट तो मेरे खिलाफ हो गई है, अब दो हाँ। ही रास्ते हैं, या तो मैं उनकी गोद में फिर कूद के चला जाऊं, हम्म। या ये है कि मैं बिल्कुल उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं और एक नया बयानिया बनाऊं। हाँ। तो हाँ। जब उन्होंने देखा उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बड़ा कामयाब हो रहा है हम्म। और आवाम बड़ी खुश है उससे, तो हम्म। उनको याद आ गया कि नवाज शरीफ ने भी और जरदारी साहब ने भी एक स्टेज पे कुछ छोटी छोटी बातें की थी। मतलब एक आध बार बात की थी नवाज शरीफ साहब ने, या कि जी हम्म। एस्टेब्लिशमेंट ये है, और एक दफा शायद नाम भी ले लिया था जनरल बाजवा का। जी। तो वो कोई खास बात नहीं थी। मगर इमरान खान ने देखा कि यार उसके साथ नवाज शरीफ साहब को बड़ी मकबूलियत मिली कि हम्म। अपने वोट बैंक में। अब हम्म। इन्होंने भी वही इख्तियार किया, और जितना ये इख्तियार करते गए, इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है ये ज्यादा पॉपुलर होते गए कि हम तो बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है। जी। और वही लोग यही कहते हैं ना जी कि नवाज शरीफ का बयानिया जो था वो हम्म। इमरान खान ने ले लिया, और इमरान खान का बयानिया जो है वो अब नून लीग के पीडीएम की गवर्नमेंट ने ले लिया। तो इमरान खान ने शायद मिस रीडिंग की कि अब ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन जो है वो कामयाब होगी। होता ऐसे ही है, वो कामयाब हुई, हम्म। मगर जब एक चीज को आप एक हद से आगे ले जाएं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, वो रोल बैक हो जाता है। तो ठीक है। ये एक कैलिब्रेशन होती है, किस हद तक आप आगे जाएंगे, किस हद तक आप रुक जाएंगे। हम्म। नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी थोड़े से आगे गए थे, उससे आगे कभी नहीं गए। और अच्छा। वो भी रिवर्स करके जब एक्सटेंशन वेंशन होगी तो वही रिवर्सल हो गया सारा कुछ। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब और इनके साथी बहुत आगे चले गए, ठीक है।
अब वो उनसे उनको रोकना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये इनको बड़ी मकबूलियत मिल रही है इसमें अवाम में। और ठीक है। उनके जो सोशल मीडिया ग्रुप से वो तो पागल ही हो गए, वो हाथ हाँ। से बाहर निकल गए, उनको सिग्नल मिला हुआ था, पागल हो गए। हम्म। उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। बच्चे हैं 17 साल 18 साल 20 साल के, रीट्वीट ट्वीट एल्गोरिदम्स बना बनू के और शुरू हो गए। तो हम्म। जिसकी वजह से अब इतना बैकलैश आया है हम्म। फ्रॉम द आर्मी इटसेल्फ ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ द हेलीकॉप्टर क्रैश, जी। कि अब जाके फौज की क्यादत ने सोचा कि अब ये बंदे के खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है हम्म। उसके अंदर भी इसके खिलाफ अब एक सेंटिमेंट पाया जाता है। आप सोचिए किस किस्म की ट्वीट्स होती रही हैं और ट्रेंड एक बनते हैं। अलमिए पर इस तरह के ट्रेंड चलाए गए सेठी साहब, ये वाकई तो अफसोसनाक है। तो जिसके बाद इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट था आयशा, हम्म। कि इसके बाद अब फौज की क्यादत के लिए चुप करके बैठना हम्म। और सिग्नल ना देना कि यार इनको अब चुप कराओ, ठीक तो है। ये चुप कराने का है, इसमें इससे ज्यादा अभी नहीं है। अब हम्म। मैंने कहा था कि एक स्टेज आ सकती है कि इमरान खान भी अरेस्ट हो सकते हैं। जी। मैं समझता हूं कि वो शायद स्टेज अभी नहीं आई। हम्म। अगर इनको सबक इन्होंने ना सीखा तो वो स्टेज भी आ जाएगी। हम्म। मगर जैसे ये कहते हैं, ये पहली गोली चलाई है, आप समझिए तीर निकला है कि ठीक जी है। अब ये हद से बाहर निकल गए हैं। और हम्म। उस वक्त आयशा, हम्म। जब फौज के अंदर उनकी फैमिलीज के अंदर शहीदों के ऊपर इन लोगों ने जो हमला किया है, पीटीआई हम्म। वालों ने, वो उसका बैकलैश आई है। और मेरा ख्याल है आर्मी लीडरशिप ने सोचा ये वक्त है, ये हम्म। अब इनके खिलाफ हमारे यहाँ भी, हमारे अंदर भी एक जाहिर है। सेंटिमेंट बिल्कुल। एंटी सेंटिमेंट हो गया। हम्म। इन्होंने ये किया है, इस गलती को एक्सप्लॉइट करके हम इनकी शट अप कॉल दे दे रहे हैं। हम्म। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो राणा साहब तो पहले से बैठे हुए थे हम्म। इंतजार में। उनको किसी ने कहा जी हुण असि नहीं रोकते, तुसी जो करना है कर लो। उन्होंने फिर 5-6 सेक्शन लगा के और हम्म। कर दिया। और आपने देखा कि मेरा ख्याल है आधा पाकिस्तान तो बड़ा खुश है, और हम्म। आधा पीटीआई वाला जो पाकिस्तान है वो जाहिर है इस तवक्को नहीं कर सकते थे कि ये हो ठीक है। सकता है। हम्म। और वो भी सहम सहम जाएंगे, उनको भी समझ आ जाएगी कि नहीं, कुछ रेड लाइंस हैं वो सबके लिए ही होती हैं, हम्म। आपने चेता हो या ना हो सबके लिए वो रेड लाइंस होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ट्रेजेडी पे तो जश्न मनाना वैसे भी नाकाबिले कबूल था सेठी साहब, उसके बाद इस तरह का रिएक्शन आना ऑन पॉइंट है, वैलिड है। इमरान खान साहब की बार बार बात हो रही है, उनसे डिमांड किया जा रहा था, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद को डिस्टेंट किया शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट से। डिमांड किया जा रहा था कि इमरान खान साहब जब आ जाएंगे, खिताब करेंगे, तो शायद वो भी लाताल्लुकी का इजहार करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इमरान खान साहब की आइंदा की स्ट्रेटजी और आने वाले जलसे की। ब्रेक के बाद नजम सिटी शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और इस पर ज़ाहिर है एक काउंटर नैरेटिव भी आ रहा है। इमरान खान साहब की जानिब से इस गिरफ्तारी की मजम्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी जमात और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये खलीज पैदा करने की कोशिश कौन कर सकता है? PDM के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात भी उन्होंने उस स्पीच में चलाए। ऐसे बयानात भी उनमें शामिल थे जो TV चैनल्स ने पहले सेंसर किए, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने खिताब का उन्हें हिस्सा बनाया ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट को बावर करा सकें कि वो बैलेंस नहीं कर पा रही और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपने उनके खिलाफ नहीं की तो आप शहबाज गिल के खिलाफ कैसे कर सकते हैं। बहरहाल सेठी साहब, इस पर बहुत सी राय सामने आ रही है कि अरेस्ट इस तरह से होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ये तो बात की बात है कि मुकदमा किधर चलना चाहिए, कोर्ट मार्शल होना चाहिए, सिविल कोर्ट में ले जाना चाहिए, वजारत दिफा इस पर कुछ कर सकती है या नहीं। लेकिन जिस अंदाज में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, इतना शोर, इतना बज़ क्रिएट हुआ कि एक सहाफ़ी को फरार होना पड़ा और कुछ छुपते फिर रहे हैं और ये डिमांड की जा रही है। आपके साथ भी माजी में ज़ाहिर है ऐसा सलूक किया जाता रहा, बहुत से सहाफ़ी उन पे अटैक्स हुए, कुछ को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनसे ये डिमांड की जा रही है कि ये वक्त है कि सब यूनाइट हों, तभी वो इस तरह के जो विशेष साइकिल है उसका मुकाबला कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये दुरुस्त इक़दाम है? ये आइंदा भुगतना नहीं पड़ेगा इस हुकूमत को? देखिए, यहाँ 3-4 इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो यह है कि शहबाज गिल साहब को कंपेयर किया जाए उनके केस को उन केसेस के साथ जो सहाफियों के साथ हुए। शहबाज गिल इज नॉट अ सहाफी, इज अ पॉलिटिशियन। तो जो रवैया हुकूमत का या जो कानून लागू होते हैं सियासी जमातों पे और सियासतदानों पे, वो नहीं होते जर्नलिस्ट के ऊपर। तो जर्नलिस्ट के जो केसेस हैं उनको अलग रखा जाए, उनकी क्या राइट्स हैं और क्या नहीं है, और उनके साथ रियासत या हुकूमतें क्या रवैया इख्तियार करती हैं उसको अलग रखा जाए। गिल साहब का जो केस है वो एक और केस है, वो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ अ पॉलिटिशियन जो कि जिसने सिडिशन और
के जो रिमार्क्स किए हैं वो उसके बारे में है। पहली बात तो ये है, वहाँ कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सहाफत के लिए बनाई गई है सहूलत, वो सियासतदानों के लिए उस किस्म की नहीं है। सिर्फ वो सियासतदान जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो चाहे कह ले, अदरवाइज अदर बाकी सारे कानून उनके ऊपर लागू होते हैं जब वो पार्लियामेंट में ना हो। तो एक बात तो ये है कि इनको कंपेयर ना किया जाए विद केसेस जो कि जर्नलिस्ट के खिलाफ हुए हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि सियासतदान के खिलाफ भी रियासत के इदारों ने बड़े सख्त इकदाम किए हैं। आपको पता है अभी नून लीग के दो सीनियर मीडिया पर्सन्स जो सहाफ़ी नहीं है, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और आपको पता है मैं जिनका नाम ले रहा हूँ। तो मतलब ये है कि सियासतदानों को तो साथ तो इस किस्म की चीजें भी होती हैं। तो क्या उस वक्त कितने ARY या इस किस्म के जर्नलिस्ट इन जैसे इनके अपने जर्नलिस्ट हैं या PTI वाले जो लोग हैं, क्या कोई खड़ा हुआ था उनके लिए कि जी ये ज्यादती हुई है या ऐसे नहीं होना चाहिए था? नहीं, कोई। हम्म। तो अब आप आइए इधर कि जी सहाफी जो है, सहाफत के लिए उनको काफी रेड लाइंस क्रॉस करने की इजाजत होती है। क्यों? क्योंकि वो एक तज्जिया कर रहे होते हैं और उनको आज़ादी होती है उस तज्जिया करने की, मगर फिर भी उनके ऊपर भी पाबंदियां होती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी आज़ादी मेरे नाक तक है। इसके हम्म। बाद जो है, या आयशा की आज़ादी शुरू हो जाती है, या शान की आज़ादी शुरू हो जाती है, या रियासत के किसी अदारे की राइट्स जो है, या कानून की आज़ादी शुरू हो जाती है। तो अब देखना ये होता है कि आपने अपनी आज़ादी कहाँ तक इस्तेमाल की और उसके आगे क्या किया। हम्म। तो आज़ादी के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। और अगर एक आइन के अंदर कोई कानून बने हुए हैं तो हमेशा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उन कानून को ना तोड़े आप। और अगर कोई टूट भी जाता है हल्का फुल्का सा, कोई रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, तो उसके लिए फिर डेफेमेशन के कानून बने हुए कि आपने किसी इदारे को डिफेम किया। हम्म। यहाँ डेफेमेशन की तो बात ही नहीं हो रही है आयशा, यहाँ तो बगावत की बात हो रही है। हम्म। यहाँ तो रिबेलियन, रिवोल्ट, म्यूटिनी की बात हो रही है। जी। यहाँ कू विद इन अ कू की तरफ इशारे हो रहे हैं, एंड सो हम्म। ऑन एंड सो। तो हम्म। ये बिल्कुल अलग चीज है। अब आप आइए कि जी, और इसके ऊपर बड़े सख्त कानून है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम्म। पता नहीं कितने लोगों को इस बात का पता है या नहीं पता। और अगर नहीं पता तो फिर बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर इतना एहतजाज नहीं हुआ जितना आज गिल साहब के ऊपर हो रहा है, कुछ सहाफी कर रहे हैं। हम्म। शकील उर रहमान साहब को 9 महीने एक ट्रम्प टॉप केस के अंदर जी। अंदर रखा। आपको पता है उसके अलावा उनके ऊपर कितने सेडिशन के केसेस हैं? हम्म। और उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि उनके ऊपर सेडिशन के केस 121 लगाया जाए। उनकी कुछ भी नहीं उन्होंने कहा था। वो तो उनके सहाफी खादम जैसा, इन्होंने कोई बात कर दी तो मेरे ऊपर केस हो गया, मुनीर फारूक के ऊपर केस हो गया क्योंकि वो मेरे साथ बैठा हुआ था। और उस वक्त क्योंकि शकील उर रहमान साहब की चैनल है उसके ऊपर वो बात चल गई तो उनके ऊपर केस हो गया। और 17 केसेस हमारे ऊपर हुए। क्यों? हम्म। क्या बात थी? किसने किए? मैंने क्या कह दिया था कि वो केस हमारे ऊपर सेडिशन का कर दिया गया? 17 केसेस पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से अभी भी कुछ क्वाश हो गए हैं, कुछ वैसे ही पड़े हुए हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो मतलब है कि हमने क्या किया? हमने अदालत से वजू किया, हमने वहां जाके अपना केस लड़ा। हमने ये तो नहीं कहा जी ओ दुनिया गिर गई, आसमान गिर गया, ये हो गया, हम किसी सियासी जमात के पास तो नहीं भागे गए। हमने कानून का ही सहारा लेके अपने आप को डिफेंड किया, हम्म। क्योंकि हमारे खिलाफ केस बनता नहीं था। छोटी सी एक रेड लाइन थी जिसको उन्होंने रेड लाइन समझा, हमने समझा कोई रेड लाइन है नहीं। ठीक है। मगर वो एक सेंसिटिविटी थी, क्योंकि हम्म। इदारे इन्वॉल्व थे, सेंसिटिविटी थी, हम्म। उन्होंने रिएक्ट किया। मगर अब बात यह है कि यहाँ तो कुछ और चीज हो गई है, यहाँ तो वो चीज है ही नहीं। हम्म। तो ये आज जो ये असूलों की बातें हो रही हैं जी, असूली तौर पे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, असूली तौर पे ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, एक तो माशरे के अंदर असूलों की सियासत अगर इस्टेब्लिश्ड हो तो फिर तो असूलों की बात जरूर करनी चाहिए। मगर अगर माशरे के अंदर असूलों की सियासत इस्टेब्लिश ही ना हो, एतमाद की सियासत इस्टेब्लिश ही ना हो, तो हम्म। असूलों की बात, वन साइडेड बात कि नजम सेठी के लिए असूल होना चाहिए और आयशा के लिए असूल नहीं होना चाहिए, अजी असूली तौर पे उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, तो क्या करते फिर? हम्म। कल को और कोई बगावत भी हो जाती तो आप हम्म। कहते हैं असूली तौर पे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। हम्म। अब गिरफ्तारी का ये मतलब है कि आप आइए या आपने एक बहुत सीरियस क्राइम कमिट की है, आपको डिफेंड करें। ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी हम्म। बात ये है आयशा कि क्या उनके साथ ज्यादती हुई? उनको रोका गया, उनको कहा गया आप गाड़ी से बाहर निकले, ही रिफ्यूज्ड। जी।
इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस की ना उन्होंने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रेजिस्ट किया। जी। अगर मेरे घर कोई आए मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मैं हथियार निकाल लूं और मैं कोई आएगा तो मैं गोली चलाऊंगा, तो इसका जी। मतलब है वायलेटिंग द लॉ ना। कानून ये कहता है अगर को आपको अदारे आए आपको गिरफ्तार करने के लिए, दरवाजा खड़काते हैं, आओ जी बाहर आ जाओ, जी। आप बाहर चले जाएं। जी। आप उससे पहले अगर पता हो तो सूटकेस पैक करके रखे, उसमें दवाई और कपड़े रखे। तो मगर ये नहीं कि जी आप लड़ाई झगड़े पे आ जाएं और ये रेजिस्ट करें। हाँ। आपने देखा, आप ये अमेरिकन फिल्में देखते हैं, देखा ना आपने जी। अमेरिकन जी। फिल्में, जी। कानून और असूल कैसे अप्लाई होते हैं जी। सबके लिए, बड़ा हो छोटा हो। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है ना, तफरीक है। असूल तो अप्लाई नहीं होते, नहीं होता। असूल की बात हम्म। होती नहीं है। तो हम्म। जब कोई करता है असूल की बात तो फिर आगे से जवाब ये आता है कि हम्म। मेरे लिए असूल और तुम्हारे लिए असूल नहीं, हाँ। ARY के लिए असूल और जियो के लिए असूल नहीं। जी। तो इसलिए हाँ। मैं ये समझता हूँ कि ये असूलों की बात जो है ये एक थियरी में तो ठीक है, हम्म। मगर एक आइन है, आइन को फॉलो नहीं किया जाता। तो ठीक है। पहले सबसे बड़ा असूल तो वही हमने तोड़ दिया हम्म। कि आइन को ही नहीं हम फॉलो करते, ठीक हम है। ये सारा कुछ लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, आइन को हर रोज अदालतों में भागे होते हैं आइन को चेक करने के लिए, आइन क्या कहती है, हम्म। सबको पता है क्या है। तो हम्म। यहाँ असूलों की सियासत नहीं है, हम्म। सिर्फ बहुत सी पुरानी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज हैं हम्म। जहां कुछ हद तक असूलों की सियासत होती है। मैं एक लास्ट ठीक है। एग्जांपल देता हूँ। हम्म। अगर एक बंदा है, उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, मीडिया के अंदर उसकी तनकीद होती है, अच्छा। मीडिया का डिमांड आता है कि यार आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, आप रिजाइन करें। हम्म। अब असूल, इसमें कोई असूल नहीं है, कानून ये नहीं कहता कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है आप रिजाइन तो करें। रिजाइन करें, हाँ। कानून ये नहीं कहता, हम्म। कानून ये कहता है कि आपका जो बॉस है वो आपको सैक कर सकता है हम्म। और उसका हवाला फिर वो बॉस देगा। अच्छा। मगर अगर आप ये कहते हैं जी असूली तौर पे आप रिजाइन कर दें, हम्म। भाई और भाई कौन सा असूल, हम्म। कहाँ लिखा है ये असूल कि आपको रिजाइन कर दें? ये एक बन जाती है एक ऑनरेबल ट्रेडिशन ठीक कुछ है। सोसाइटीज के अंदर। हम्म। मगर जिन सोसाइटीज के अंदर ये ट्रेडिशन है ही नहीं, वहां एक गैर मुल्की, एक यूरोपियन सिविलाइजेशन से एक एग्जाम्पल लेके आना एक असूल का कि जी हम्म। नॉर्वे और डेनमार्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे चल जाते हैं सब कुछ, तो हम्म। असूली तौर पे तो आपको भी हेलीकॉप्टर पे नहीं जाना चाहिए, साइकिल पे ही जाना चाहिए। जी। ऐसे नहीं होता। नहीं होता। असूल असूल एक माशरे के अंदर हम्म। ग्राउंडेड होते हैं, उस माशरे ने जो एक्सेप्टेबल होते हैं ये असूल है, उसको हम्म। असूल कहा जाता है। थियरी के अंदर, किताबों के अंदर जो असूल लिखे हुए हैं या मॉरल हाई स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं वो उसी जगह पे अप्लाई होते हैं थियरी में और प्रैक्टिस में, जहां माहौल ऐसा पहले क्रिएट कर दिया जाता है दो हम्म। तीन सौ साल के अंदर अंदर कि हम्म। इन चीजों को हमने वैल्यू करना है। ठीक हमारे है। यहाँ तो ऐसी है ही कोई नहीं बात। ठीक है। हमारे यहाँ तो क्या है आयशा, जाते जाते ये कह दूं, हमारे में तो हम्म। ये सिखाया गया है एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। अब सुनो की असूल तो बात वो है। है यहाँ पे, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये बड़ा अलमिया है कि ये सियासी जमातें अपने कारकुनों को, अपने लीडर्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें डिसोन क्यों कर देती हैं। माजी में निहाल हाशमी साहब को हमने देखा, उन्होंने ऐसी शोला बयानी की, नून लीग ने अपने आप को उनसे फासले पर कर लिया। आज जब शहबाज गिल साहब को पेश किया गया तो उनके हमरा यहाँ तक कि फवाद चौधरी भी नहीं थे, वकालत के शोबे से जिनका ताल्लुक भी है। ये क्या वजह है? और फिर उसके बाद परवेज लाई साहब का उनको डिसोन कर देना, उनकी स्टेटमेंट की मजम्मत करना, लेकिन इमरान खान साहब ने खुलकर मजम्मत नहीं की। क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए उनका तो बयानिया है ये, वो कैसे मजम्मत करें अपने बयानिए की? हुआ ये है कि उस बयानिए के अंदर ये आगे निकल गए हैं, अब ये पीछे आएंगे, इस गिरफ्तारी के बाद पीछे आएंगे। 13 अगस्त को पीछे बयानी आएंगे। ये, हाँ, ये 13 अगस्त का ही जलसा जो है हाँ हाँ। इस्लामाबाद से शिफ्ट करके लाहौर कर दिया, ये पीछे हट गए हैं, अच्छा। ये पीछे हटे हैं। अच्छा। इसलिए बेहतर यही है कि आप बाहर चले, लाहौर दूर ही जाके, तो ऑलरेडी रिट्रीट पे है ये। ओके। अब देखिए उस वक्त पे ये इतने अग्रेसिव इन्होंने बना लिया माहौल हाँ कि इनके कुछ लोग हैं जो हाथ से बाहर निकल जाते हैं। हाँ। हाँ। अब वो बेचारे, उनको हर जगह पे तो कैलिब्रेशन नहीं ना हुई हुई, हर ओके। बंदे को तो नहीं बताया हुआ कि यार यदि आगे नहीं जाना। उन्होंने तो पहले हम्म। पहले खुली छुट्टी मिली हुई थी, वो खुली छुट्टी में चलते 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 उन्होंने सारे स्पीड बैरियर ही तोड़ दिए। हम्म। तो अब खान साहब, देखिए मैंने देखा था कि जैसे अभी आपने जिक्र भी किया हम्म। हाशमी साहब का, हम्म। कि कुछ लोग होते हैं वो दायरे से बाहर निकल जाते हैं अच्छा। इन बीइंग लॉयल। वो हम्म। कहते हैं यू मोर लॉयल देन द किंग, आप बादशाह से भी ज्यादा लॉयल हैं। तो वो आप बहुत आगे निकल जाते हैं अपनी लॉयल्टी शो करते करते कि देखिए मैं कितना तगड़ा कारकुन हुआ आपका, कि मैं ये कहता था वो कहता। हम्म। मगर कभी कभी वो नेगेटिव हो जाता है। हम्म। तो जब वो उसकी एक जब आता है ना ब्लो बैक, हम्म। जब उसकी नेगेटिविटी होती है तो जो लीडर्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं यार इन्होंने सपोर्ट करो, ये साढ़े दे आ जाए, वो थोड़ा सा और हम्म। कभी कभी उनको ये भी होता है आयशा, कभी कभी हम्म। कि वो डिमांड आ जाती है जी नुकड़ो, हम्म।
उस वक्त दिल तो नहीं करता कड़न दे कि नहीं यार वो तो मेरा लॉयल आदमी है, उन्हें तो मेरे वास्ते सारा कुछ किया है, मगर सियासत का मकाम और वो उसकी जो जरूरत ही होती है कि फिर आप अपने आप को लिए पीछे हटे थोड़ा सा, और पीछे हटे में आप कभी कभी अपने यार दोस्तों को धक्का देगे ना तो समुद्र में फेंक देते हैं कि यार मैं हूं अपने आप को बचाना है, किश्ती को बचाना है, पानी चढ़ रहा है किश्ती बहुत ज्यादा लोग ने, एक दो बंदे बाहर कढो, चलो जी ठीक तुझे है। निकलो बाहर। ठीक तो है। ये चलता है सियासत के अंदर। और हाँ इसीलिए बाय द वे बदनवी भी होती है कि देखो आपने अपने लॉयलिस्ट को डिफेंड नहीं किया वगैरह नहीं किया। हाँ हाँ। आपने देखा था नून लीग के अंदर भी ऐसे हुआ है जी। कि बड़े बड़े लोग क्लोज थे जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनको फिर डिफेंड नहीं किया या हम्म। उनके लिए फिर उनको निकाल दिया मेन सर, क्योंकि डिमांड थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बंदा बड़ा बिल्कुल। हमारे खिलाफ जी जी। ऐसे कर दे या इसको ना रखें ये ना हाँ करें, तो हाँ फिर लोग बिल्कुल। वो फिर ये करते हैं, ये सियासत में ये चीजें चलती रहती है। मगर अगर एक बयानिया है, हम्म। अब खान साहब का एक बड़ा सख्त बयानिया है, हम्म। इसलिए खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। नहीं वो हटेंगे। उसी को, हाँ वो अपने बंदे को डिफेंड करेंगे इसके ये फजूल बातें कर करके। अच्छा। कि जी नहीं तो उसने चीफ ऑफ ऐसी कोई स्टाफ को बात नहीं सैक की नहीं है। करेंगे आपके ख्याल में, साथ रखेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं सैक करेंगे, साथ रखेंगे। ठीक है ठीक है, वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। कुछ पसपाई इख्तियार करती लग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनके चेयरमैन का रवैया भी कुछ ऐसा ही है। इमरान खान साहब जो कि इससे पहले बहुत एग्रेसिव दिखाई देते थे, सुनाई देती थी उनकी गरज ज़ोरदार, आज थोड़े वो परेशान भी दिखाई दिए और कंसर्न थे बहुत ज़्यादा, उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। और उन्होंने अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसको थोड़ा आगे धकेल दिया और 1971 के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ज़ाती मकासद के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी वो बात को उससे आगे ले गए हैं। और फिर एक और साजिश का उन्होंने तस्करा किया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और इसके लोगों को तोड़ दिया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन तक इन्हें कमज़ोर कर दिया जाए। ऐसा 2018 में हमने मुस्लिम लीग नून के साथ होता देखा। और फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया से आएंगे और हम दोनों के केस को सिमिलर कर दिया जाएगा, दोनों नाअहल होंगे, और फिर कहा जाएगा कि दोनों नाअहल हो सकते हैं तो फिर हम ये सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं मिलके, और फिर इसी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। क्या ऐसा कोई प्लान बन रहा है सेठी साहब? देखिए मैंने अपना एक तजिया किया है। जी आज जो मेरा इदारिया छपा है फ्राइडे टाइम्स में, जी। मैंने उसमें एक तजिया किया है, मेरा ख्याल है खान साहब ने पढ़ लिया होगा। मैंने उसमें ये कहा है कि अब इमरान नवाज शरीफ साहब को तो एक इकामा के ऊपर, जिसमें उन्होंने कोई तनख्वाह भी नहीं ली, उसके ऊपर उनकी छुट्टी करा दी गई फॉर लाइफ, 5 साल के लिए नहीं, फॉर लाइफ। तो मैंने ये फॉरेन फंडिंग केस की जो रिपोर्ट है तोशा खाना और ये सारी चीजें सामने रख के कहिए लिखा है कि अगर तो आप फुट्टा वो लें कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जुर्म के ऊपर सारी जिंदगी की सजा मिल गई, तो इमरान खान साहब को तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं, इसके बाद जो 100 जिंदगियां उनकी होंगी इस जिंदगी के बाद, उससे भी ज्यादा उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मतलब ये है कि अब किसी सूरत में ये हो नहीं सकता कि इनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, ये डिस्क्वालीफाई होंगे। ये इनके खिलाफ जो केस है वो बहुत तकड़ा है, और किसी सूरत में भी कोई जुडिशरी इन हालात के अंदर इस एविडेंस के ऊपर पुराने केस को सामने रख के इनको छुट्टी छोड़ देना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनकी तो अब डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, और इनके हक में जितने भी जुडिशरी होगी वो भी नहीं कर सकती इनको, इनकी हेल्प इस वक्त जिस किस्म के जो हालात बन चुके हैं, इन्होंने जो घपले किए हैं। तो अगर ये सामने रखा जाए तो फिर इसका ये मतलब है कि सियासी जमात, एक नवाज शरीफ साहब की एक पॉपुलर पार्टी और पॉपुलर लीडर, थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कोई छोटी बात नहीं है आयशा कि एक शख्स है उसको निकाला जाता है वापस ले आते, फिर उसको निकाला जाता है आवाम फिर ले आती, फिर उसको निकाला जाता है आवाम फिर ले आती, और हर दफा जब निकाला जाता है तो एक एस्टेब्लिशमेंट की साजिश के तहत उसको निकाला जाता है और आवाम फिर उसको ले आती। तो उसका तो एक बयानिया बना हुआ है, और तीसरी दफा जब वो आता है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ आता है। कोई छोटी बात नहीं, हर दफा बढ़ के आता है जी। अगर उसको निकाल दिया आपने, और यहाँ जो कि उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा घपला हुआ है, और एविडेंस है कि आप सादे क्या अमीन क्या, आप तो बिल्कुल 100 गुना कम है उससे, तो ये तो नहीं बचेगी। इसका ये मतलब है फिर इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा फॉर लाइफ। अच्छा मेरा ये तजिया है कि खान साहब तो गए, नवाज शरीफ साहब भी चले गए हैं बेचारे, अब खान साहब भी बेचारे जो हैं वो जा रहे हैं।
तो अब क्या ऐसे कैसे काम चलेगा कि एक पॉपुलर पार्टी के लीडर को आपने चौथी दफा निकाल दिया है, और उसके चौथी दफा निकाल दिया और उसको आपने एग्जाइल में भेज दिया है, और हर किस्म के जीआईटीज बना बनू के उनकी गले पड़े हुए हैं आप, सब झूठे। तो अब खान साहब के साथ क्या होगा? खान साहब को एक जमाने में ये उनके सतून थे, अच्छा। जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद वो एक ऐसी सिचुएशन आई कि इन्होंने कहा यार थोड़ा दूर हो जाओ, खान बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, असी बदनाम हो रहे हैं, थोड़ा दूर हो जाओ इससे। मगर अभी भी बंदा साडा ही है, इसको समझाते हैं। फिर एक स्टेज आई कोई साडी बंदा साडी सुनता नहीं पिया, हुण की करिए। फिर एक स्टेज आई कोई यार वो अखा कटदा पिया, हुण की करिए। ओ यार आखिरी स्टेज आ गई है तो ओहो हुण कुछ करो। तो मैं समझता हूँ खान साहब वही चलते जा रहे हैं, उनका ख्याल है इधर कामयाबी, और चलो और चलो, वो करते करते अपने आप को निकलवा लिया है। अच्छा अब क्या करें? जब ये निकले थे तो बड़े अनपॉपुलर थे, नून लीग बड़ी पॉपुलर थी। जी। अगर नून लीग उसी वक्त इलेक्शन करवा लेती तो आज मजे ले रही होती, 5 साल के लिए बैठी होती और कोई मसला ही ना होता। मगर इन्होंने नहीं किया, ये टिके रहे। अब वो मुश्किल फैसले किए, अवाम में अनपॉपुलर हुए, खान साहब का बयानिया फिर से रिवाइव होना शुरू हो गया। अब खान साहब बगले में जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब उनकी हवाइयां उड़ी हुई कि हम क्या करेंगे। जी। तो अब बात यह है कि खान साहब इस माहौल में, खान साहब ने ये एक चीज नोटिस की है कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। ये आखिरी स्टेज है कि वो अब आके जो एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडरशिप है वो कहती है यार इस बंदे के साथ तो एंटी होना पड़ेगा। अगर इसको, ये तो बिल्कुल हमारे गले पड़ गया, ये तो बहुत खतरनाक हो गया। ठीक है। और इसलिए उन्होंने अब अपने जो रास्ते हैं वो ऑपोजिशन के साथ खोलने शुरू कर दिए अच्छा। कि फिर उन कितने जाइए। मगर मेरा आज जो तजिया था वो ये था कि जब ये दोनों डिस्qualify, एक ठीक हो है। गया और अगला होने जा रहा है, तो फिर रास्ता एक ही रह जाएगा। मुस्लिम लीग तो सरवाइव कर जाएगी, वो तो एक डिनेस्टी है। शहबाज शरीफ भी है और हमजा भी है और सुलेमान भी है और मरियम भी है। और भी लाइन लाइन लगी हुई है। उधर भुट्टोज भुट्टोज भी लाइन लगी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब के पीछे कौन है? खान साहब शाह के महमूद बगैर जाहिर है कुरैशी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है। सिटी साहब वक्त बहुत कम बस मैं ये कह रहा था कि इसलिए मायूसी है उनको कि है। अब शायद वो अकेले रह जाएंगे, वो जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कमजोर होती जा रही है, इसलिए वो मायूस हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि मेरा नया बयानिया क्या होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को इतना मैंने फेंक दिया दूर, अब शायद मेरे लिए और मुश्किलात का वक्त आ रहा है। ठीक है। बहरहाल इससे यही अंडरस्टैंडिंग हुई सिटी साहब तजिए से कि इमरान खान साहब जिस नैरेटिव को अपने हक में बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस केस में उनके खिलाफ मेरिट पर बहुत कुछ है जिसकी वजह से वो नाअहल हो सकते हैं। इसी लिहाज से उन्हें अपनी स्ट्रेटजी तरतीब देना होगी। बट दिस इज़ नाउ राइटिंग ऑन द वॉल। प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।